हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के एसएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इससे पिछले वीडियो में साइंस का 10 यानी कि 20 प्रश्न 2 पार्ट में ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग क्या तीसरा पार्ट वीडियो देखेंगे, जिसमें फिर 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। और इसको याद करते रहिए, यानी कि जो जिस दिन क्लास जो मिले आपको उसको एकदम खा के बराबर करके रखिए, क्योंकि आपको समय नहीं है। जिस दिन जो होमवर्क मिले उस दिन कर डालिए, ना तो क्या पता आपको फिर कल 10 होगा, फिर कल 10 होगा, यानी कि ऐसे करते करते आपके माथा पर बोझ पड़ जाएगा, जिसके कारण आप याद नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो क्या कीजिए, आप लोग याद करते ही चलिए ताकि दिक्कत लास्ट में ना हो। और समय भी बहुत कम है, ठंडा भी बहुत है। उम्मीद है कि आप लोग इस ठंडे में एकदम कठिनाई से अच्छा से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और अच्छा से पढ़िए, मेहनत कीजिए, ताकि आपका नींद अधूरा रहेगा तो सपना पूरा होगा, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बोले हुए थे। चलिए, हम लोग आज भी 21 क्वेश्चन से करेंगे, है ना। लेकिन आज पहले इस 21 क्वेश्चन करने से पहले कुछ मोटिवेट देखेंगे, है ना। चलिए समझिए, आप लोग बहुत अच्छा से समझिए, क्योंकि ये मोटिवेट आपको पढ़ने के लिए अट्रैक्ट करेगा, है ना, उत्तेजित करेगा, उत्साहित करेगा। चलिए ध्यान देके सुनिए, गौर से सुनिए, है ना। जीतेंगे हम ये वादा करो, दोस्तों, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। ठीक है, मतलब अपने आप से पहले, यानी कि जीतेंगे हम ये वादा करो, है ना, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत ऐसा इरादा करो। ठीक है, हाँ, यानी कि कहना है हमको, दोस्तों, अभी समय बहुत कम बचल है, बहुत न के बराबर समय बचल है। तो आप लोग क्या अपने अंदर ठानिए कि जीतेंगे, है ना, हम जीतेंगे जरूर, है ना। हम जीतेंगे जरूर। जब मेहनत करते रहिएगा, ज्यादा मेहनत कीजिएगा तो जीतिएगा नहीं। अभी तो हम कहें कि जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, है ना, मजबूत इतना इरादा करो। ठीक है, तो क्या कीजिए दोस्तों, आपसे यही विनती है, यही निवेदन है कि आप एकदम अच्छा से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आज आपका मम्मी पापा क्या होगा, कुछ कठिनाइयाँ, मतलब कुछ डांट के, कुछ मार कर, है ना, कुछ पानी डालकर आपको उठा देती है पढ़ने के लिए, तो आप उसको भला बुरा आज सोचिएगा उनके बारे में। लेकिन क्या पता आपका जब रिजल्ट आएगा तो उसी मम्मी पापा के लिए आपका आंसू मतलब झलकने लगेगा आंखों में। तो क्या कीजिए, आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए। क्यों पढ़ाई कीजिए, क्योंकि मम्मी पापा आपके पीछे खर्च करके पढ़ा रहे हैं, है ना, खून पसीना के कमाई लगा रहे हैं। सर, खून पसीना के थोड़ी ना कमाई होता है, धूप में तीखा सा पसीना होता है ना रे बाबू। जब काम करने जाओगे तो आपको पता चलेगा, है ना। मतलब दिन भर में 2-3-4 कतरा खून बहबे करता है, पसीना तो न जाने कितना बह जाता है। ठीक है, तो क्या करो, पढ़ाई करो, क्योंकि आपके मतलब सपने से आपके मम्मी पापा का सपना जुड़ा है। क्या हम तो जितना पढ़ाई में खर्च कर सकते हैं उतना तो कम से कम दे सकते हैं। अच्छा से फर्स्ट डिवीजन अच्छा नंबर आ जाएगा, फर्स्ट डिवीजन में भी अच्छा नंबर आएगा तो आपको 10,000 बालक बालिका प्रोत्साहन योजना जो मिलती है वो आपको मिलेगा, है ना। और अच्छा से अगर फर्स्ट डिवीजन करिएगा, 400 प्लस नंबर रहेगा, तो हमसे संपर्क कीजिएगा, है ना, क्योंकि हम 25,000 अलग से दिलवाएंगे। तो 25 10 कितना हो जाएगा, 35,000। 35,000 किसी पिता के लिए, किसी माता के लिए बहुत मान्य होता है, बहुत खुशी की बात होता है। ठीक है, तो हम आते हैं आज विज्ञान के 21वां प्रश्न से हम लोग करते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग 20 प्रश्न कर चुके थे। चलिए अपने ही अच्छा स्टाइल में हम लोग पढ़ते हैं अच्छा से। चलिए दोस्तों, आ जाइए हम लोग। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, साफ दिख रहा है? जी हाँ, साफ दिख रहा है। चलिए तो आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं। चलिए, प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक को परिभाषित करें। प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी कि विरोध करेगा, है ना, विरोध करेगा, उसमें प्रतिरोध यानी कि रोकेगा, रोकने वाला, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोध कहते हैं। तो अभी हम लोग परिभाषा नहीं ना पढ़े हैं, तो परिभाषा देखते हैं आंसर। चलिए, चालक पदार्थ का वह गुण, है ना, चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यानी कि चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर विद्युत धारा का प्रवाहित यानी कि विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसका प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बार और प्यार से देखिए, आपको याद हो जाएगा। चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करे, रोके, तो उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। सर, प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, है ना, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, भोला बाबा जी की निशानी। ठीक है, ओम का संकेत होता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब एक छोटा सी प्रश्न कहता है, पूछबो करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, एक ओम क्या है, एक ओम किसे कहते हैं, एक ओम को परिभाषित कीजिए, एक ओम की परिभाषा दीजिए। तो आप एकदम गौर से देखिए, ये तो बड़ी एकदम चुटकी के टाइप के, एकदम तय के देर में याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए, यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर, सर एगो ये चालक हो जाएगा, सर क्या हो जाएगा, ये मान के चलिए आपका क्या है, ये चालक है। ठीक है, ये चालक है। ठीक है, एक दोनों सिरों पर, इधर और इधर, दोनों सिरों पर, है ना, यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर, इधरों और इधरों, है ना, एगो बोल्ट आरोपित कर देंगे, है ना, क्या करेंगे, एक बोल्ट आरोपित करेंगे। क्या एक बोल्ट, कथी एक बोल्ट, विभवांतर, है ना। यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर एक बोल्ट विभवांतर आरोपित करके
है ना, उससे 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है ना, धारा निकाली जाती है, करंट निकाली जाती है, तो उसे हम लोग 1 ओम कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 ओम। फिर से एक बारी, यानी कि यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके उसे 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। जो चालक का प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना ओम कहलाएगा? 1 ओम कहलाएगा। आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं, 22वां क्या है। अभी देख लेते हैं हम लोग 22वां प्रश्न। चलिए, ठंडा बहुत है, आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए ताकि इस ठंडे का हम लोग फायदा उठा सकें, है ना। ठंडों में पढ़ेंगे और रिजल्ट भी ना आएगा तो ठंडो लगा बहुत कुछ हुआ, लेकिन क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी बात। ठीक है, तो आपका 22वां प्रश्न देखिए, बहुत ईजी प्रश्न है। अमाशय में पाचक रस की भूमिका क्या है? इसको क्वेश्चन को देखिए कैसे कैसे पूछता है अमाशय में पाचक की मतलब पाचक रस का भूमिका क्या है, या अमाशय में HCl अम्ल की भूमिका क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं आंसर। चलिए, पाचक रस में HCl अम्ल पाया जाता है। जो पाचक रस होता है, जो अमाशय सर किस आकार का होता है? आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा अमाशय किस आकार का होता है, तो सर जे आकार का होता है। कैसा? अंग्रेजी के ABCD जे आकार के होता है। ठीक, चलिए, तब बोलेंगे पाचक में HCl, है ना, पाचक रस में HCl अम्ल पाया जाता है। ठीक, जो पाचक होती है अमाशय होती है, उसमें हमको क्या पाया जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक अम्ल, है ना, गैस्ट्रिक अम्ल की माध्यम प्रदान करता है ना। पाचक रस में HCl अम्ल पाया जाता है, गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। जो वो अम्ल होता है ना, जो अम्ल पाया जाता है, वो कौन माध्यम प्रदान करता है? अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। कौन अम्लीय माध्यम प्रदान करता है? जो गैस्ट्रिक खमीर को, है ना, जो गैस्ट्रिक खमीर को पेप्सिन को सक्रिय कर देता है ना, जो उसमें पेप्सिन रहता है उसको क्या कर देता है? उत्तेजित कर देता है, सक्रिय कर देता है ना। यह सक्रिय होकर जो है ना, सक्रिय पेप्सिन जो सक्रिय हो जाता है तो क्या हो जाता है? यह सक्रिय होकर ना भोजन के साथ जो जो जीवाणु जा रहा था उसको कहता है हट हट, यानी कि मार देता है ना। जो भोजन में पाए जाने वाला विभिन्न प्रकार के कीटाणु जीवाणु जो अंदर हमारे भोजन में, तो सर हमको तक हम खाते हैं तो हमको कहाँ लगता है कि हम हमारे यहाँ खाना के साथ क्या होता है? जीवाणु विषाणु चाहे जो भी कीटाणु सूझ जाता है ना। तो सर वो इतना छोटा रहता है कि आपको नंगे आंखों से दिखता नहीं है। सर नंगे आंखों से मतलब यानी कि आप खुले हुए आंखों से नहीं देखते हैं, तो सर बंद करके देखेंगे क्या? अरे छोटका, बंद करके नहीं देखेंगे, यानी कि सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। सूक्ष्मदर्शी मतलब जानते हैं? लेंसवा से देखेंगे, है ना। सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस लगा होता है? तो सर आप कहला मतलब हमको मजाक उड़ा रहा है? सर उत्तल दर्पण लगा होता है, सॉरी उत्तल लेंसवा लगा रहता है। क्या लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा होता है, क्योंकि हम प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो हमारे भोजन के साथ जो भी कीटाणु जीवाणु जाता होगा वो क्या कर देता है? वो नष्ट कर देता है और भोजन को आसानी से पचा देता है। एक बारी और प्लीज अच्छा से देखिए, पाचक रस में HCl अम्ल पाया जाता है, गैस्ट्रिक अम्ल अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। जो खमीर है ना, जो गैस्ट्रिक खमीर पेप्सिन को सक्रिय कर देता है। यह सक्रिय होकर भोजन में पाए जाने वाला विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन को आसानी से क्या कर देता है? पचा देता है, ताकि हम कहते हैं वो अच्छा से पच के लो भोजन, है ना। लोग इतने लोगों के पेट दर्द करे छो, है ना, लेकिन क्या होता है? पच जाता है तो हम कहते हैं वाह कितना अच्छा आज भोजन था, है ना। और जब पेट में क्या हो जाता है, कुछ कुछ होने लगता है, तो हम लोग क्या उपयोग करते हैं? एंटासिड का, है ना, एंटासिड का। बचपन में चौथा की तीसरा कहानियावा में हम लोग पढ़े थे पर्यावरण वाला में, है ना। हाथी दादा के पेट में आया बाधा तो गरम गरम पानी पिलवाया चूहवा, है ना। देखो उतनी बार चूहा होकर उसको हेल्प कर दिया। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है ना। अगला क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, बहुत मोस्ट VVI प्रश्न सब है, आप लोग ध्यान देकर पढ़ाई कीजिए सर। चलिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इसके नियम को लिखे। सर ये तो पहले के चैप्टर के क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, ये तो हम याद कर लिए हुए है। सर जानते हैं ना आप लोग कि हल्का प्रश्न आपसे अटक जाता है ना, तो हल्का को हल्के में नहीं लेना है, जो पढ़ लिए उसको पढ़ेंगे और ज़्यादा याद हो जाएगा, है ना। चलिए, जब प्रकाश की चलिए पहले इसका प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम को लिखे, अब आंसर देखेंगे। ठीक है, जब प्रकाश किसी दर्पण या चमकीला सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है ना। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कह देते हैं। सर क्या करेगा? पहले किसी चमकीला सतह या किसी दर्पण से प्रकाश हेना आएगा टक्कर खाएगा और हेना चल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम दिखाया गया है, हेने से प्रकाश अल है और हेने से चल गई है ना। तो क्या है, ये प्रकाश आया वापस चला गया, है ना। तो क्या होता है, यानी कि जब प्रकाश के किरणें दर्पण या किसी चमकीला सतह से टकराकर वो अपने माध्यम में ही लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, क्योंकि अपने ही माध्यम में चला गया है ना। चलिए, अब आ जाते हैं इसके नियम। इसके 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, है ना, डाला गया लंब या अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, है ना। और दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो कोण I बराबर कोण R होता है। क्या होता है? कोण I बराबर कोण R होगा। अगर कोण I का मान यानी कि परावर्तन कोण क्या होता है, आपतन कोण का मान अगर 20 है तो परावर्तन कोण का भी मान क्या हो जाएगा? 20 ही होगा। ठीक है,
तो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। बहुत इजी प्रश्न है, आपको यही सब तक पढ़ना है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप देख लेते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन? 24 नंबर क्वेश्चन है आपका। कार्बन सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं? जो कार्बन होता है सहसंयोजक यौगिक यौगिक क्यों बनाते हैं? तो सर सहसंयोजक मतलब क्या हो गया सर? यानी कि आपस में जुड़ के, है ना, आपस में सहयोग से, आपस में लेन देन करके क्या जो बंधन बनाता है उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो कार्बन ई वाला यौगिक क्यों बनाता है, एक पीछे तो कुछ राजवा होगा, है ना। तो उस राज को हम अभी देखेंगे, और उस राज को अभी कार्बन भैया के पोल खोल देंगे ना। कार्बन भैया के पोल अभी खोलते हैं, देखिए सर, है ना। एक कार्बन के अष्टक में, यानी कि एक कार्बन के वास्तव कक्षा में, है ना, वास्तव कक्षा के मतलब बाहरी, है ना, बाहरी कक्षा में, तो एक कार्बन के अष्टक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर एक कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यौगिक बनाने के लिए इसे कितना की आवश्यकता होती है? आपको पता होगा सर, अष्टक नियम में 8 गो के पूरा हुई छै, तो इनमें तो अभी 4 गो है। तो क्या होगा, यौगिक बनाने के लिए वह 4 इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को दे सकता है और ना ही किसी से ले सकता है। लेकिन ये तो बात है, किसी को देता नहीं है ना किसी से लेता है, बड़ी बेहुदवा है कार्बन, ठीक है। लेकिन कथी कहता है, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का साझा कर यौगिक बना सकता है, इसीलिए कार्बन सहसंयोजक यौगिक बनाता है। तो पहले बोल देंगे अब प्यार से कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन के अष्टक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना। यौगिक बनाने के लिए उसको 4 की आवश्यकता होती है। कितना की आवश्यकता? 4 की। और वह कार्बन ना किसी को दे सकता है, ना कार्बन वह किसी से ले सकता है। वो सिर्फ कहता है, रे भैया हम तोरा देबऊ, यानी कि साझा कर लो, है ना, बांट लो, है ना, हम भी देंगे तुम भी उसी साथ दो, और जिस खंता हम देंगे वो खंते दो, है ना। तो क्या करता है, यही साझा करके बनाता है, यौगिक बना सकता है, सिर्फ साझा करके यौगिक बना सकता है ना। इसीलिए कार्बन को सहसंयोजक यौगिक बनाता है। इसीलिए कार्बन क्या बनाता है? सहसंयोजक यौगिक बनाता है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कार्बन बहुत ही चालाक ना व्यक्ति था, ठीक है। ये पृथ्वी पर जितना मतलब चीज जो जलता है ना, और उससे कुछ क्या, उससे कुछ मतलब जो धुआं होता है वो उत्पन्न होता है ना, उस सब में चीज में कार्बन पाया जाता है। सर बताइए, हमारे शरीर में कार्बन पाया जाता है? हाँ, हमारे शरीर में। सर जो हम पेन चलाते हैं उसमें भी कार्बन होगा? जी हाँ, उसमें भी कार्बन है। सर पेज में भी? सर पेज में भी है। यानी कि लगभग में 99% वस्तु में कार्बन रहता है, ठीक है ना। बाकी बाद में 1-2% में नहीं रहता है ना, तब बाकी बात सब में कार्बन मौजूद होता है। जी सर, अपने तो बता देली, चलो बतैली ना। चलो अगला में आबै छी 25 नंबर में हम लोग, ठीक बा। चलो 25 नंबर में आ गई छी हम लोग। चलिए देखिएगा 25 नंबर, हम अपने माता पिता के क्यों समान होता है? सर हमर मामा पापा है, यानी कि मेरा माता पिता है, तो हम उनके समान नहीं हो सकते? इसमें कौन सी बात बड़ी भारी भारी बात आ गई, है ना। तो इसमें बहुत ही बड़ी भारी बात है, समझते रहिए। हम अपने माता पिता के क्यों समान होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तुम अपने माता पिता के कैसे समान हो, बता सकते हो? सर आप बता दीजिएगा तो हम कहीं नहीं बता देंगे। तो देखिए ना, हम बता रहे हैं तो आप भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं? आंसर देखते हैं हम लोग। चलिए, प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं। सही बात है सर, आप आपने बहुत अच्छा बात कह लिया। क्या है? प्रत्येक जीव में ना बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में क्या हो जाता है, संचारित होते रहते हैं। ऐसे गुण को अनुवांशिकी गुण या पैतृक गुण कहते हैं। इन्हीं गुणों के कारण हम लोग अपने माता पिता के क्या होते हैं सर, समान हो जाते हैं। क्या प्रत्येक जीव में ना बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में, यानी कि उसके बच्चों में क्या होता है, जनको मतलब माता पिता को कहते हैं, है ना। तो उनके संतानों में यानी कि बच्चों में क्या जाता है, आ जाता है, संचारित मतलब आ जाता है। तो ऐसे गुण को क्या कहते हैं, आनुवांशिकी गुण कहते हैं। आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉर्ज मेंडलवा है, ये अपने याद करके रखम, ऑब्जेक्टिवा में पूछे छै, है ना। तो क्या है, ऐसे गुण को आनुवांशिका गुण कहते हैं या पैतृक गुण कहते हैं। इन्हीं गुण के कारण हम अपने माता पिता के क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। सर बता दिए ना आप? चलिए हम बता दिए सर, अब आप लोग याद करना है आपको, है ना। वीडियो को 1-2 बारी देखते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा 26 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, विक्षेपित करता है, वो क्या है, आप लोग बताइए, ठीक है। तो हम बताते हैं उत्तर में, आंसर में, जब सूर्य के प्रकाश या श्वेत प्रकाश के किरणें, है ना, जब सूर्य के प्रकाश या श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारता है ना, गुजारता है, तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को ही हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कह देते हैं। सर कैसे वर्ण विक्षेपण अपने कह दिली? तो सर आप प्रकाश के किरण या कोई भी किरण जब सूर्य के प्रकाश या श्वेत प्रकाश, है ना, किसी प्रिज्म से, सर प्रिज्म कैसे होता है, तो 3 कोना होता है, त्रिकोना होता है, ठीक है ना। हम बता देंगे, यानी कि प्रिज्म में कुल सतहों की संख्या कितनी होती है,
5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। सतह कहे तो 5 और कहेगा कितने त्रिभुजाकार कितने सतह है? तो सर त्रिभुजाकार कितने सतह है? 2 सतह है। त्रिभुजाकार कितने सतह होता है प्रिज्म में? 2 होता है। सर कुल सतह कितना था? 5 था, है ना? कुल सतह कितना था? 5 था। समझ गए ना? और सर आयताकार कितना होता है? सर प्रिज्म में आयताकार सतह कितना होता है? 3 होता है। सर तब प्रकाश के जो अपवर्तन है ना, यानी कि प्रकाश का विक्षेपण कितने कितने आयत वाला से होता है? तो सर 2 आयत से। कितने आयत से? 2 आयत से, क्योंकि इधर से एक आयत से निकल जाता है और एक आयत से निकलता है, जो आपको यहाँ इस आयत में दिख रहा है। इस आयत से जा रहा है और इस आयत से इधर निकल रहा है और इधर रंग बना रहा है एक पट्टी पे। तो बोलेंगे जब सूर्य के प्रकाश या श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, क्या होता है इसका ट्रिक भी होता है। क्या होता है? बैजानी पिनाला। बैजानी मतलब नीचे से जाएंगे, बै मतलब बैगनी, ज मतलब जामुनी, नी मतलब नीला, ह मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी, लाल मतलब लाल, यानी कि बैजानी बैजानी पिनाला। ठीक है, तो याद करके रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए हम लोग आगे आते हैं। अब इसको घटना को वर्ण विक्षेपित को घटना को यानी 7 रंग को सजाने के लिए आप एक सिरिंज लीजिए और उसमें पानी भर के क्या कीजिए? किरण के सामने, सूर्य के प्रकाश के सामने, क्या उस सुई वाला जो होता है ना, जो आप लोग क्या होता है बच्चे में कथी सियान में भी क्या होता है, जो इंजेक्शन पड़ता है, तो उन नीडल के साथ ही लगाइएगा, उससे पानी खींच लीजिएगा और सूर्य के सामने क्या कीजिएगा? किरण के सामने थोड़ा थोड़ा प्रेस कीजिएगा तो उसमें से पानी निकलेगा और उस पानी पर देखिएगा तो आपको 7 कलर नजर आएगा, है ना? आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा नहीं, स्पष्ट रूप से दिखने के लिए पट्टी लगाया जाता है, जिसको वर्णपट या पर्दा कहते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम इसी को कहते हैं, वर्णपट या पर्दा या स्पेक्ट्रम इसी को कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, जिस पर रंग प्राप्त होती है। ठीक, तो चलिए आ जाते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म को लिखे। एथेनॉल, है ना? एथेनॉल को भौतिक गुणधर्म के लिखना है। तो चलिए एथेनॉल का हम लोग भौतिक गुणधर्म लिखते हैं। कौन गुणधर्म लिखते हैं? भौतिक गुणधर्म लिखते हैं। कौन सा गुणधर्म? भौतिक गुणधर्म लिखते हैं। ठीक है, चलिए एक में इसमें मीठी गंध होती है ना? बोलेंगे पहले तो बोल देंगे एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित है। एक में इसमें मीठी गंध होती है। सर एथेनॉल में कैसे गंध होता है? मीठा गंध होता है, मीठा, है ना? स्वाद में मीठा लगता है ना? तो इसमें बोलेंगे इसमें मीठी गंध होती है। चलिए, और यह रंगहीन एवं वाष्पशील द्रव है ना? यह रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं रहता है ना? और एवं ये वाष्पशील द्रव है ना? वाष्पशील द्रव है। चलिए तीसरा में यह एक अच्छा विलायक होता है, या किसी चीज को मिलाने में बहुत सहायता करता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? यह एक अच्छा विलायक होता है। चौथा में इसका क्वथनांक 35 केल्विन और 78 डिग्री सेल्सियस है। और इसका पांचवा, इसका गलनांक 156 केल्विन और -117, क्या है? -117 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं, है ना? नेत्र में जारा दृष्टि दोष का क्या कारण है? नेत्र में जो जारा दृष्टि दोष होता है उसका क्या कारण है आपको बताना है। तो सर बताते हैं ना हम। चलिए आप नहीं, पहले हम बताते हैं, फिर आप बताइएगा। यह प्रायः बुढ़ापे का नेत्र दोष है। क्या है यह? प्रायः बुढ़ापे का नेत्र दोष है। यह दोष लगभग 60 वर्ष के बाद होता है। यह दोष में सिलियरी पेंसिया का क्या होता है? लचीलापन समाप्त हो जाता है ना? लचीलापन समाप्त हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं? नेत्र में जारा दृष्टि हो जाता है ना? लचीलापन समाप्त हो जाता है। ठीक, चलिए, है ना? समझ ना गए? यह प्रायः बुढ़ापे में क्या होता है? नेत्र दोष होता है, जिसका सिलियरी मांसपेशियां क्या हो जाता है? लचीलापन समाप्त हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जारा दृष्टि दोष कहते हैं। जारा दृष्टि दोष मतलब जान रहा है ना? यानी कि न दूर के लौके न नजदीक के लौके, उसे हम लोग जारा दृष्टि दोष कह देते हैं। ठीक है, आपका 29 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग प्लीज। 29 नंबर क्वेश्चन जल्दी देख लीजिए। चलिए 29 नंबर, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? तो बोलेंगे उत्तर में मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की सहायता से होती है। यह वर्णक फेफड़ों के वायुकोश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण कर इसे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में फैला देता है। ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग। चलिए एक बार और, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन वर्णक की सहायता से मदद से होती है। यह वर्णक फेफड़ों के वायुकोश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन की ग्रहण कर इसे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक क्या कर देता है? पहुंचा देता है। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कितना? 30 नंबर, प्लास्टर पेरिस का सूत्र लिखे। यह जिप्सम से कैसे तैयार किया जाता है? उपयोग ऐसे हम बता चुके हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में बता चुके थे। चलिए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखना है और यह जिप्सम से कैसे तैयार किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आंसर देखेंगे उत्तर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × 1
1/2 H2O होता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है ना। जिप्सम को इस्पात के बर्तन में क्या है, जिप्सम को इस्पात के बर्तन, इस्पात मतलब स्टील के बर्तन में 373 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से यह जल के 3/2 अणु यानी कि 75% है ना, 3/2 अणुओं का लगभग है ना, लगभग त्याग हो जाता है, यानी कि सीधा त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाता है CaSO क्या, इजिप्शियन प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू 2H2O यानी कि 2 जल 373 केल्विन ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और कितना प्राप्त हो रहा है, CaSO4 इंटू 1/2 H2O होना चाहिए, सॉरी है ना, ओ है ना, आधा जल और 1 पूर्णांक है ना 1/2 जल, यानी कि इधर क्या हो जाएगा, मतलब 1 के तीसरा भाग इधर जल हो रहा है और इधर आधा हो रहा है, तो 2 नहीं पुर जाएगा, 3 भाग E और 3 भाग E है, आधा E है, तो दोनों जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 पुर जाएगा, 3 पुर जाएगा ना, तो 2 पुर जाएगा, 3 भाग E है, 1 भाग E जाएगा तो 2 पुर जाएगा ना। तो इसको तोड़ने पर, इसको इस्पात के बर्तन में गर्म करने पर हमको क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है, कथी से, जिप्सम से, याद रखिएगा फिर से एक बार। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 इंटू 1/2 H2O होता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है। जिप्सम को इस्पात में यानी कि स्टील के बर्तन में गर्म कितना 373 डिग्री और 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से यह जल के 3/2 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है। तो CaSO4 इंटू 2H2O और 373 केल्विन पर क्या करेंगे, ताप पर गर्म करेंगे, तो हमको प्राप्त होगा CaSO4 इंटू आधा जल और फिर कितना 3 भाग जल, यानी कि प्लस 1/1/2H2O, क्योंकि इस मैथ में पूर्णांक तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुने 1 गुने 2 और फिर ऊपर 3 जोड़ा 1 जोड़ाएगा तो 3/2 हो जाएगा, है ना, ऐसे पता होगा। तो चलिए आपको अगर इस वीडियो पसंद आया होगा, यानी कि हई वीडियो आवा आपको पसंद आयल होए तो लाइक करम एंड सब्सक्राइब करम, अपने दोस्त के पास पहुंचा दें, अपने भाई बहन के पास पहुंचा दें, ताकि आपका नाम ली, क्योंकि 10th में आपका आप मतलब उसके रिजल्ट में हकदार हो जाइएगा, ताकि आपका वो क्या करेगा, प्रशंसा करेगा। ठीक है, तो आप बस रहने दीजिए।